बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। This is the class of administrative law, admin law, and we have to discuss the topic negligence and the defenses of negligence. When one person neglects his duty, so what defenses he have for the purpose of that particular reason. So particularly we have to discuss this topic, and we will see under the Constitution of Pakistan what various covers are granted to a person who makes any type of negligence. What is negligence? Negligence क्या है? The term negligence is a noun meaning failure to give somebody or something care or attention. Care means to be concerned or to be bothered. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नेग्लिजेंस का मतलब है कि आपको जितनी किसी शख्स को केयर देनी थी या जितनी टेंशन देनी थी, आपने वो टेंशन नहीं दी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कुछ लॉस भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई मसला भी हो सकता है। इस सारे मामले को हम कैसे हैंडल करेंगे, ये नेग्लिजेंस के अंदर आज हमारा टॉपिक है। तो नेग्लिजेंस में नेक्स्ट बात हम करते हैं कि सिनोनिम्स ऑफ टर्म नेग्लिजेंस आर केयरलेसनेस, इनअटेंटिव और ओमिशन। तीन चीजें इसके अंदर डिस्कस की जानी है कि आपने जो केयरलेसनेस यानी तवज्जो नहीं दी, आपने केयर नहीं की, आपने नाअहली का मुजाहरा किया, आपने बद एहतियाती का मुजाहरा किया, आपने अदम तवज्जुही का मुजाहरा किया, इन अटेंटिव या आपने उसकी तरफ कोई अटेंशन पे नहीं की, या कोई काम करना था तो वो ओमिट हो गया है, ओमिशन हुई है, उसके नतीजे में व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। Salman definition of negligence. Negligence is the state of mind of undue indifference towards one conduct and its consequences. अगर एक काम आपको करना है, अगर आपने एक जॉब परफॉर्म करनी है, अगर आपने एक टास्क परफॉर्म करना है, अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है, आपकी कोई जिम्मेदारी है, और वो काम जो है वो आपने उसकी तरफ इनडिफरेंस यानी अदम तवज्जोही का मुजाहरा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, और आपका ये मुजाहरा जो आप अदम तवज्जोही का मुजाहरा कर रहे हैं आपके अमल से भी ज़ाहिर है और इसके नताइज से भी आप आगाह हैं कि ये होगा एज ए रिजल्ट ऑफ दिस। जब कोई आदमी शख्स अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता तो उसके नतीजे में जो ओमिशन होता है वो नेग्लिजेंस के ज़िम्मे में आता है। जब कोई आदमी, जब किसी पर्सन को कोई लीगल केयर करनी है किसी चीज़ की, या लीगली बाउंड है वो किसी चीज़ की केयर करने का और वो नहीं करता, तो वो नेग्लिजेंस का कमिटमेंट होता है। जब उसने कोई ओमिशन किया तो ये भी नेग्लिजेंस के अंदर ही आएगी। सपोज कि आपके पास सेफ कस्टडी में कोई चीज़ें रखी गई हैं और आपको उसकी केयर करनी है, कितनी केयर, दिस इज वेरी पर्टिकुलर। जो मैं बात करने लगा, दिस इज वेरी पर्टिकुलर, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मच केयर यू हैव टू टेक दी ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। आपने इस काम की, इस चीज़ की कितनी केयर करनी है, इसके बारे में लॉ बताता है। जितनी केयर आप एक इंसान होने के नाते अपनी चीज़ की करते हैं, अपने मुआहदे की करते हैं, अपने काम की करते हैं, जितनी केयर आपको इस चीज़ की करनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, negligence is the condition of mind of excessive unresponsiveness towards one behavior and its results। और इसके से मुराद है कि आपने कोई ऐसा आपकी दिमागी हालत है कि जिसमें आप किसी चीज़ की तरफ अनअटेंडेड हैं, अनरिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्स आपको देना चाहिए था किसी काम की तरफ या किसी बिहेवियर की तरफ, उससे आप आगाह भी हैं और आपने वो रिस्पॉन्स नहीं किया, और इसमें जो है वो आपको आपके रिजल्ट के नतीजे में हो सकता है कोई लॉस हो हो सकता है कोई लॉस ना हो। दोनों सूरतों में इसकी ये नेग्लिजेंस में ही कंसिडर किए जाएंगे। नेग्लिजेंस क्या होती है? कॉन्सेप्ट ऑफ नेग्लिजेंस विद पर्टिकुलर एम्फसिस ऑन ड्यूटी ऑफ केयर एंड स्टैंडर्ड ऑफ केयर। अब दो बातें यहाँ पर हैं कि एक तो ड्यूटी ऑफ केयर और एक है स्टैंडर्ड ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब है कि आपने किसी चीज़ की केयर करनी थी और अब ये आपका फ़र्ज था। सपोज के आपको कोई क्लास टीच करने के लिए कहा गया और आपने वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। सपोज के आपको कोई गुड्स बाय करने के लिए कहा गया, वो आपने अपनी ड्यूटी नहीं पूरी की।
सपोज कि आप किसी जगह पे ले रहे थे और आपने वहां पर जॉब परफॉर्म करनी थी, तो ये ड्यूटी आपने पूरी नहीं की, ये नेग्लिजेंस के जिम्मे में आएंगी। और स्टैंडर्ड ऑफ केयर, दूसरी बात है स्टैंडर्ड ऑफ केयर, कितनी केयर, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कितनी केयर करनी है। सम पर्सन हैज केप्ट इज वैल्यूएबल विद मी फॉर द पर्पज ऑफ केयर, तो मैं, मेरी ड्यूटी है उस चीज की केयर करूँ, कितनी केयर मैं उसकी करने का पाबंद हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ मच केयर, मैं कितनी केयर करूंगा उसकी, तो इसको केयर कंसिडर किया जाएगा। इसमें क्लियर है कि जितनी केयर मैं अपने सामान की करता हूँ, अपने गुड्स की करता हूँ, अपनी उस तरह की चीजें की करता हूँ, तो मुझे उतनी, सपोज कि मेरे पास एक बाइक रखवाई गई है सेफ कस्टडी में, तो शाम के वक्त मैं अपनी बाइक तो घर के अंदर कर रहा हूँ लेकिन वो बाहर खड़ी है, तो इसका मतलब है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर मैंने उसकी तरफ दिया है या उसके लिए यूज किया, वो नहीं है जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर मैंने अपनी प्रोडक्ट के लिए, अपनी चीज के लिए यूज किया। सपोज के अगर एक मुझे कोई जो है वो बल्क क्वांटिटी दी गई है और इसी तरह की क्वांटिटी गुड्स की मेरी अपनी भी है, इन केस ऑफ रेन मैं उसकी केयर करते हुए उसे कवर कर रहा हूँ, लेकिन वो जो मुझे मेरे पास अमानत के तौर पर रखवाई है उसकी मैं केयर नहीं कर रहा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। केयर का स्टैंडर्ड वही होना चाहिए जो आम पर्सन के लिए है, दूसरे पर्सन के लिए केयर वही होनी चाहिए। क्या अगर हम वो केयर नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, और जब कोई शख्स अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता तो फिर इसका मतलब है कि वो नेग्लिजेंस का या वो अदम तवज्जोही का या ड्यूटी से केयर का नेग्लिजेंट हुआ है, और इसको फिर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेग्लिजेंस आर फॉलोइंग टू कॉन्सेप्ट: ए लीगल ड्यूटी टू टेक केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस। तो जब हम नेग्लिजेंस को देखते हैं तो नेग्लिजेंस का जो कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है या लॉ में है, तो वो इस तरह का है कि एक कानूनी जिम्मेदारी थी जो आपने पूरी करनी थी, एक कानूनी जिम्मेदारी थी जो आपने पूरी करनी थी, और वो चाहे केयर के मुतलक थी, चाहे परफॉर्मेंस ऑफ टास्क से मुतलक थी, चाहे बाइंग एंड सेलिंग से मुतलक थी, चाहे वो एज एन एम्प्लॉई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चाहे वो एज एन एम्प्लॉयर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चाहे वो किसी भी तौर पर एज ए स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एज ए स्टेट वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एज ए वो सर्विस प्रोवाइडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एज ए सर्विस केयर हेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एज ए बैंकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो ड्यूटी को आपने केयर करना है, और वो ड्यूटी जो है वो सारी की सारी इसी के मुताबिक देखी जानी चाहिए और देखी भी जाएगी। अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते, वो काम पूरा नहीं करते जिसके लिए आपको रखा गया या जिसके लिए जो आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर इसका मतलब है कि आपने ब्रीच किया है, आप अपनी ड्यूटी पूरी करने में नाकाम रहे हैं। कानूनी तौर पे ये काम आपकी जिम्मेदारी था, लेकिन वो कानूनी तौर पे वो काम आपने किया नहीं। जब कानूनी तौर पे वो काम आप करते नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी ब्रीच का मतलब क्या होता है कि बदअहदी की है। यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू डिड नॉट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जिम्मेदार थे और आपने ये जिम्मेदारी जो है वो नहीं ली। इसको हम नेग्लिजेंस के जिम्मे में देखते हैं। नंबर 2, कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई यहाँ पर जो डैमेजेस हैं वो कोई ना कोई इंकर होंगे। सम पीपल से कि जनाब नो लॉस नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपकी नेग्लिजेंस के नतीजे में कोई लॉस नहीं हुआ तो हम कहते हैं नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए और हो भी जाएगी कि अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते तो उससे कुछ ना कुछ डैमेजेस होंगे। सपोज इट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन आई बीइंग फाइनेंस मैनेजर टू पे द बिल्स ऑफ द फैक्ट्री एंड यू आर अनएबल टू पे, तो डैमेजेस क्या हुए कि वो डिस्कनेक्शन के लिए आ जाएंगे। इस कॉन्सिक्वेंस का कौन बर्दाश्त करेगा? सपोज के वो जनाब आपने अपनी ड्यूटी नहीं पूरी की और आपको टैक्स की इंस्टॉलमेंट पे करनी थी। अगर आपने वो टैक्स की इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो इसका मतलब है कि आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, यू आर ब्रीच, और इसके नतीजे में आपको पेनल्टी पड़ गई, तो ये कॉन्सिक्वेंशियल ब्रीच है। अगर आपकी ड्यूटी थी कि आप एक मंथ के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे और आपने फॉर द फ्यू डेज ऑफ द मंथ जो है वो सर्विस प्रोवाइड की और बाकी आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, आपने ब्रीच किया, तो कॉन्सिक्वेंशियल कुछ डैमेजेस होंगे। अगर आपकी ड्यूटी थी कोई सेफ्टी की, तो मेडिसिन प्रोवाइड करने की, या बीइंग अ डॉक्टर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बीइंग एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी नहीं करते हैं, तो फिर वो डैमेजेस, वो सारा मामला जो है वो आपके जिम्मे में आएगा और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी फिर आपके ऊपर होगी।
थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। ड्यूटी टू टेक केयर, नो वन कैन बी proved negligent until and unless in limited facts establish that there exists on the part of the other a legal duty to take care. Duty means when circumstances took place, one individual in such a position will, with regard to another but thinking person of the ordinary sense, would recognize the damage of the injury to the other if ordinary skills or care were not used. बात यहाँ क्लियर हुई है कि अगर कितनी केयर आपने करनी है, जितनी केयर एक आम इंसान किसी अपने सामान को बचाने के लिए करता है, उतनी ही केयर उसको वो अपने दूसरे आदमी के सामान को बचाने के लिए या उसकी सेफ्टी के लिए करनी चाहिए। अगर वो डेंजर की सूरत में या कोई और सूरत में या कोई इस तरह का मसला होता है, या वो अपनी स्किल यूज नहीं करता या अपनी सलाहियतें यूज नहीं करता या अपने हाथ पैर यूज नहीं करता या जो काम उसके जिम्मे लगा हुआ था वो यूज नहीं करता उसके लिए अपना मामला, तो फिर हम इस सारे मामले को इसी में कंसिडर करते हैं कि जनाब ये सारा मामला इसी तरह का है कि इससे केयर जो है वो नहीं हो सकेगी, इससे सारा मामला नहीं केयरफुली मैनेज हो सकता। तो आप अपनी जो जाती जिम्मेदारी है वो पूरी करने के पाबंद हैं। कितनी जिम्मेदारी है आपकी, किस तरह की केयर आपने करनी है, जितनी केयर आप अपनी चीजों की करते हैं, जितनी केयर एक आम जहन रखने वाला, फहम रखने वाला एक आम आदमी जिसकी आम समझ बूझ है वो केयर करता है, उतनी केयर आपको यहाँ पर करनी है। अगर आपने की है तो आप नेग्लिजेंट नहीं है, और अगर आपने नहीं की तो आप नेग्लिजेंट प्रूव्ड हैं, फिर आप जिम्मेदार हैं इसके कि मैंने ये केयर नहीं की। स्टैंडर्ड ऑफ केयर, स्टैंडर्ड ऑफ केयर in the perspective of negligence means the degree of care. कितने परसेंट, 10%, 100%, 100%. Negligence means the degree of care that a reasonable a person should exercise in a given situation. As per English law, a person under a duty to take care is bound to adopt a reasonable standard of care. अगर आपके पास कोई जानवर के लिए तो आप उसकी फूड और उसके सारे मामले का और उसकी लुक आफ्टर की जिम्मेदारी लेंगे। इसी तरह अगर कोई मैकेनिकल व्हीकल आपके पास है, तो मशीनरी है, तो उसका ऑन ऑफ और उसकी केयर आपकी जिम्मेदारी है। द एक्सप्रेशन रीजनेबल इज एन abstract from which means based on the rules of logic in which the ideas or facts are based on other true ideas or facts. The reasonableness of the standard care varies from situation to situation or time to time. अगर मैं एक आदमी के पास ये कोई चीज़ अपनी केयर के लिए रखवाता हूँ और मैं उसे कहता हूँ कि यार ज़रा इसकी केयर करना, तो जितनी केयर एक आम आदमी अपनी चीज़ की करेगा उतनी केयर वो करने का जिम्मेदार है। अब अपने आदमी तो जो उसकी प्रोडक्ट है या उसका जो मामला है वो उसकी तो केयर कर रहा है, लेकिन मेरे गुड्स की केयर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि फिर सेफ्टी फ्लॉ है, वो नेग्लिजेंस हुआ। तो जब भी किसी बंदे को नेग्लिजेंट आपने प्रूव करना है तो डिग्री ऑफ केयर को देखा जाएगा, कितनी केयर जितनी वो आम आदमी अपनी चीज की करता है। जो आपने उसको बताया, आपने उसे बताया कि यार ये मशीनरी 5 o'clock 5 घंटे काम करेगी या 6 घंटे काम करेगी, इसके बाद इसे ऑफ कर देना। अगर उसने 5-6 घंटे से के बाद ऑफ किया, इसका मतलब वो नेग्लिजेंट है। आपने उसे बताया कि ये मेरा जानवर जो मैं सेफ कस्टडी के लिए आपके हवाले करके जा रहा हूँ, ये थोड़ा जो है वो ट्रबल क्रिएटर है और ये इंजर कर देता है जो भी इसके करीब होता है, तो केयर करना। उसने केयर नहीं की, उसने वो हॉर्स बाहर बांधे रखा और एज ए रिजल्ट वो हॉर्स ने किसी को डैमेज कर दिया, किसी बच्चे को इंजर कर दिया, या मार्केट में और कोई ट्रबल क्रिएट कर दी, या गली मोहल्ले में किसी बंदे को जख्मी कर दिया, तो फिर इसका मतलब है जो केयर आपने उससे बताई थी वो केयर उसने नहीं की, वो नेग्लिजेंट है, वो इसका जिम्मेदार। तो केयर की स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, जितना कि आप अपनी चीज की केयर करते हैं, इस केयर के मुताबिक आप इसकी किस स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा। अगर वो उतनी केयर कर रहा है और आपके हॉर्स ने इसके बावजूद किसी को डैमेज किया है, तो फिर हम कहेंगे कि जनाब वो नेग्लिजेंट नहीं था, ना ही उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है। 3 चीजें हैं, नेग्लिजेंस, नंबर 2 ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और नंबर 3 जनाब स्टैंडर्ड ऑफ केयर। फिर मैं बता दूं, नंबर 1 लीगल ड्यूटी, बंदा कानूनी तौर पे जिम्मेदार था। नंबर 2 ही मेड ए ब्रीच ऑफ ड्यूटी, उसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, उसमें उसने धोखाधड़ी का मुजाहरा किया,
उसमें उसने नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया। नंबर 3 कि जो उसके नतीजे में डैमेजेस आपको सफ़र करने पड़े हैं वो क्या है। आगे बात को बढ़ाते हैं। टू डिटरमिन व्हाट विल बी दी रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर इन अ गिवन सिचुएशन, सिचुएशन रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स। फिर वही बात आ गई कि कितनी केयर, हाउ मच टू केयर, the magnitude of risk to which others are exposed। कितनी केयर उसने करनी है कि खतरे की नौइयत, खतरे का साइज जिससे वो दूसरे सफर कर सकें, उसको बचाने के लिए आपको केयर करनी है। नंबर 2, द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी डिटेन्ड obtained by the dangerous form of activity। नंबर 2, दूसरे शख्स को कि जो भी एक्टिविटी है, उस डेंजरस एक्टिविटी है, उसको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। पहले नंबर पे खतरे की नौइयत और खतरे की मिकदार कितनी है, और नंबर 2 कि जब खतरा किसी का है तो किस नौइयत का है, किस तरह का है। अगर आप मशीनरी को नहीं शट डाउन करते 5 o'clock, तो जैसे वो 50 मिनट या 30 मिनट और रन आउट करती है टाइम से, तो उसमें मोटर के ट्रबल शूट होने का खतरा है, मोटर के एक्सपायर होने का खतरा है, उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड होने का खतरा है, या वो प्रेशर ब्रस्ट होने का खतरा है। तो आप ड्यूटी बाउंड हैं उसके मुताबिक काम करने के, और उसी के अंदर रहते होते आपको ये काम सारे का सारा कैरी ऑन करना है। अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब आपने ड्यूटी पूरी नहीं की। The reasonableness of standard of care depends upon the relationship of 2 points. To expose others to danger for an unfair object is unreasonable. For example, a train that speeds 80 km per hour gets the other exposed to the risk for accident, but the object of getting the passenger on the destination with minimum time is considered public convenience. Thus, speeding at 80 km per hour is a reasonable standard of care observed by train drivers। अब दो चीज़ें यहाँ पर वाज़ेह हो गई हैं कि एक तो ये कि अगर कोई अपने काम विद इन रीजनेबल टाइम करना है, तो उससे दूसरे जो है वो रिस्क, तो दूसरों के लिए रिस्क जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। अगर आप क्या करते हैं कि ड्राइवर को कहते हैं कि 60, ये एग्जांपल एक दी गई है कि अगर एक ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर चलती है तो इसमें एक्सीडेंट का खतरा तो है सारे पैसेंजर को, लेकिन दूसरी तरफ ये भी ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि वो जनाब आपको मुकर्रर टाइम पे आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाए। एक तरफ रिस्क भी है, एक तरफ जो है वो उसने अपनी ड्यूटी भी पूरी करनी है। तो दोनों सूरतों में रिस्क जो होगा वो भी साथ साथ रन करेगा अपनी ड्यूटी केयर करने के लिए। स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ केयर ये है कि जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई हैं, जो बातें आपको बताई गई हैं, जो आपका मोटो है उसके अंदर रहते हुए काम करना। कोई भी ट्रेन ड्राइवर ये नहीं चाहेगा कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, नो वन, नॉट एट ऑल। किसी सूरत वो ये नहीं चाहेगा कि जनाब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, या उसकी गाड़ी जो है पैसेंजर प्रॉब्लम में है, या वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई सिचुएशन जो है वो सामने आए। लेकिन बहरहाल ये कि इसका एक नतीजा तो निकलना है। वो नतीजा क्या है? वो नतीजा ये निकलना है कि जनाब अगर ये सारा काम खराब होता है तो इसकी जिम्मेदारी ट्रेन ड्राइवर के ऊपर होगी। आपने मिनिमम रिस्क के साथ अपनी ड्यूटी को पूरा कवर करना है। अब अगर फर्ज किया प्रॉब्लम होता है, व्हाट विल बी दी सिचुएशन? सिचुएशन विल बी लॉस, और लॉस की सूरत जो है वो डैमेजेस हैं, हर्जाना है, तलाफी है, मुआवजा है, वह पे करने के पाबंद है। तो अगर नेग्लिजेंस के बावजूद आपका लॉस हुआ है, तो अगर नेग्लिजेंस के साथ आपका लॉस हुआ है तो नेग्लिजेंस के लॉस को के एवज आपको यू कैन रिक्वेस्ट टू द कोर्ट फॉर डैमेजेस। और अगर आपका लॉस केयर के बावजूद हुआ है तो फिर नेग्लिजेंट बंदा नहीं होगा, फिर आपको डैमेजेस शायद ना मिल सके। तो डिटर्मिनेशन ऑफ डैमेजेस डिपेंड्स अपॉन दी on the level of negligence committed by the person who was responsible to take care of that particular agreement, whose it was a legal duty to take care, and he became negligent. अब इसमें सिचुएशन क्या है? The third essential of the tort of negligence is causing of damages to the agreement.
A compensation claim based on tort of negligence cannot succeed unless proof the damages actually happen to be agreed. अब ये सूरत हाल बड़ी वाज़ेह होगी। एक मशीन है, उसके इर्द गिर्द आपको बताया गया है कि आप जो है वो वर्कर जो है ना जाएं, उसकी सेफ्टी के लिए उसके ओपन एंड को क्लोज किया गया है, आगे उसके जाली वगैरह लगाई गई है, फेंसिंग की गई है, आगे उसके ओपनर जो है उनको क्लोज किया गया, माउथ ओपनर्स को, चूंकि वहाँ पर हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जैसा कि बड़ी टेक्सटाइल मशीनरी वगैरह में होता है ब्लो रूम में, तो वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स हैं। आप अपना सेफ्टी वाला लिबास पहना हुआ है, आपने अपनी जो है वो फेंसिंग की हुई है, आपने जालियाँ लगाई हुई हैं, इसके बावजूद अगर प्रॉब्लम होता है तो आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो एम्प्लॉयर था उसने सारे सेफ्टी मेजर्स लिए हुए थे और उसकी बुनियाद पे आपका लॉस नहीं हुआ, नेग्लिजेंट नहीं है वो। अगर वो नेग्लिजेंट है तो आप डेविनेजेस क्लेम करेंगे। सपोज कि अगर वहाँ पर फेंसिंग की ज़रूरत थी एंड एम्प्लॉयर डिड नॉट फेंस दी मशीनरी, तो फिर आप ये देखेंगे कि अगर वो मशीनरी वहाँ लगानी थी, फेंसिंग करनी थी, जालियाँ लगनी थी और इसके बावजूद जो है वो नहीं लगाई गई और इसके में किसी एम्प्लॉय का कोई लॉस हुआ है तो एम्प्लॉयर नेग्लिजेंट है और एग्रीव पार्टी जो है वो इससे डैमेजेस क्लेम कर सकती है। बात को आगे बढ़ाते हैं। नेग्लिजेंस इज एन एक्शन टेकन बाय अ डिफेंडेंट दैट causes foreseeable danger or injury to another, like intentionally throwing a banana peel on the floor of coffee cafeteria, yeah, sometimes is bound to slip and fall. एंड द एलिमेंट्स आर पेट एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल हो सकती हैं, जैसे कि एक डॉक्टर को अपने जो है वो या एक पेशेंट जो है अटेंडेंट को आपने कहा है कि कोरोना आजकल स्प्रेड है, तो आप ये कोरोना का ड्रेस यूज़ किए हुए जो सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने दिया है उसके बगैर वार्ड में ना जाएं, ना तो उसने मास्क पहना, ना ही उसने ग्लव्स पहने और ना ही उसने कोई और सेफ्टी मेजर एसओपी ऑप्ट किया, एंड ही सफर्ड फ्रॉम कोरोना। और उसके बाद वो कहता जी हॉस्पिटल की इंतजामिया जो है ये गवर्नमेंट जो है नेग्लिजेंट हुई है, मुझे कोरोना हुआ तो सफरेंस के नतीजे में मुझे इतना लॉस कंपनसेट किया जाए, तो इसमें ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अगर आपने सेफ्टी मेजर्स लिए हैं इसके बावजूद होता है देन द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, अदरवाइज नॉट। इसी तरह कॉफ़ी स्टोर में अगर आप केले का छिलका फेंक देते हैं और ये सोचते हैं कि जनाब ये पील जो है इसकी का कोई फेंकने का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो भी बंदा एंटर होता है उस पर पैर रखता है और वो गिर जाता है, तो डैमेजेस तो आपको, अब नेग्लिजेंट तो आप हुए हैं और आपने ब्रीच तो फिर किया है, इसके मुताबिक आपको उसका फाइन वगैरह भी होगा। नेग्लिजेंस, ये डिफेंडेंट, हमारा टॉपिक जो है वो अब तक हमने डिस्कशन किया है कि नेग्लिजेंस होती क्या है, नेग्लिजेंस की एग्जांपल्स क्या है, नेग्लिजेंस का कोई बंदा मुर्तकिब कैसे होता है। जी, अब हमारे कि नेग्लिजेंस अगर हुई है और उसके नतीजे में किसी जगह कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसके डिफेंस क्या है, क्या तरीकाकार इख्तियार करेगा जो इंजर्ड पार्टी है, अग्रीव्ड पर्सन है, वो क्या तरीकाकार इख्तियार करता है। द डिफेंडेंट हैज ए ड्यूटी टू बी टू द इंजर्ड पर्सन। अगर आपने कोई नेग्लिजेंस किया है तो आप डिफेंडेंट है और दूसरा जो है एग्रीव्ड पर्सन है। द डिफेंडेंट फेल टू एक्ट ऑन द ड्यूटी, इंजर्ड पर्सन जो है प्रूव करेगा कि इसने जनाब अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। दी नेग्लिजेंट एक्ट कॉज डायरेक्ट इंजरी, तो जो आपका एग्रीव पर्सन है उसने ये साबित करना है कि जनाब ये जिस बंदे की नेग्लिजेंस है उसकी वजह से मुझे डायरेक्ट नुकसान हुआ। द इंजरी शुड हैव बीन रीजनेबली फोरसीएबल, तो जो नुकसान उसका हुआ है या जिसकी वजह से वो अग्रीव्ड है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है, उसकी ये मुनासिब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वंस द एलिमेंट हैज़ बीन सेटिस्फाइड ए डिफेंडेंट कैन be held liable for the injury sustained by the plaintiff, but is where in every injury sustained at the hands of the another party or cause for negligence lawsuit। जब भी आपने करना है तो ये चूंकि इसके लिए आपको सिविल सूट जो है वो दायर करना होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट इसका जायजा लेगी प्लेंटिफ की रिक्वेस्ट पे कि हाँ जी भाई जी ये वाकई जो एग्रीड पार्टी है उसके क्लेम दुरुस्त हैं, ट्रू हैं, और वाकई क्लेम्स ट्रू हैं तो उसकी बुनियाद पे कोई उसका लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ है तो उसकी लॉस के नतीजे में क्या जो पर्सन केयर का जिम्मेदार था वो जिम्मेदार, सपोज यू गो टू दी मैकडोनल्ड,
और मैकडोनल्ड में वेट फर्श है, आप वहाँ से गिर जाते हैं और उसके बाद आपको इंजरी आती है तो आप क्लेम करने के लिए सूट फाइल करते हैं। लेकिन इसमें जो मैकडोनल्ड्स वाले हैं वो अपनी शॉप पे उन्होंने लिख कर लगाया हुआ है वेट फ्लोर। तो अब आप एग्रीव्ड पर्सन के तौर पे, इंजर्ड पर्सन के तौर पे आपको लॉस जो पहुंचा है उसके लिए मैकडोनल्ड जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था वेट फ्लोर नो मोर वॉक, आप इस पे ना चलें, ये वेट फ्लोर है। आपने वेट फ्लोर का की जो है वो खुद इसकी जिम्मेदारी ली है, तो अब लॉस भी जो है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके लिए जो डिफेंडेंट है वो जिम्मेदार नहीं है। तो कानून की नज़र में इस सारे मामले को इसी तरह देखा जाता है। आगे देखते हैं, मे बी द बनाना पील्स टॉसिंग प्रेस डज नॉट हैव एनी वेरी गुड एम, should he be held fully liable if a co-worker slipped? Well, maybe, but not every action is cause of litigation. हो सकता है कि there are several defenses that can be used to reduce a defendant liability or shift a portion of liability on the person plaintiff. अब इसमें प्लांटिफ या परसेंट की जो जिम्मेदारी है उसको की तो आप उस पर कुछ डाल सकते हैं। मसलन भी मैंने वेट फ्लोर की बात की या इसने बनाना पील की बात की जिससे किसी वर्कर स्लिप हुआ है, तो सबसे पहले जिस ये जो क्रीम सफाई पे ममूर वर्कर थे उनकी जिम्मेदारी है कि वो बनाना पील को वहाँ वेट फ्लोर से हटाएं। या कोई कस्टमर जो है वो डैमेज हुआ है, प्रॉब्लम हुई है उसको बैकबोन में या किसी और तरह, तो उसकी भी जिम्मेदारी जो है वो वेट फ्लोर करने वाले की या बनाना पील फेंकने वाले की है। तो इसमें जो इदारा होगा वो रिस्पॉन्सिबल कंसिडर किया जाएगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके पास क्या डिफेंस है, आपके ऊपर सूट तो फाइल हो गया, अब आपके पास क्या डिफेंस है जनाब, हम उनको कैसे बचाएंगे? You had a few too many cocktails during happy hours, but sometime you remember to stop off at the market to pick up cat food. On your way down the pet food aisle, you trip onside the bottom from one end to another to the store. Oh, what help arrives! When help arrived, it was witness that no slip hazard existed, no spills, no sticky stuff, nothing but everything from your bum to your ego is sore, and you want justice. Well, no fault, the law may see in different way. अब वो ये बता रहा है कि आपने रास्ते में जाते हुए कोई कैट फूड पिक करने के आप स्टोर में जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, कोई मसला आ जाता है, तो कोई पकड़ने वाली चीज़ भी नहीं थी ना कोई और तरह मामला था, तो यहाँ पर आप जस्टिस चाहते हैं कि जो मेरे लिए प्रॉब्लम हुआ है तो इसकी तरफ आए, इसको अब कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इस सारे मामले को हम कैसे देखेंगे। Although mostly abolished by the code in modern times, contributory negligence may save the market from a costly lawsuit. The defense hold the plaintiff responsible for their injury if plaintiff was in any way responsible for it, even if the defendant was more responsible for injury than the plaintiff. In other words, if you arrive at a market after a night of heavy drinking, that might have not been that might have been contributing cause of your fall. Had you not been drinking, if possible, even probable that you would have remained upright. अब अगर आप रात को ड्रिंक करके गए हैं स्टोर में और वहां गिर जाते हैं, आपको चोटें लगती हैं, तो यहाँ पर एक नया वर्ड यूज हुआ, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, यानी मालक तो नेग्लिजेंट था ही, जिसने इसमें ये स्टोर का आपके गिरने में, लेकिन आप खुद भी तो होश में नहीं थे ना। जब आप खुद होश में नहीं होंगे तो फिर आप कैसे किसी बंदे को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में इस तरह की सूरत हाल में आपको उतने चार्जेस नहीं मिल सकते कोर्ट में, और एन मुमकिन आपको कोई चार्जेस मिले बिना डैमेजेस के। The more recognized defense is comparative negligence. In this defense, the court will apply a percentage of negligence of both parties depending on the degree of responsibility each have towards the injury. So, in the case of grocery store slip,
The court may want to know a few things. अब ज़ाहिर है जब कोर्ट में ये मामला जाएगा, आप कहेंगे कि जनाब ग्रोसरी स्टोर में मैं स्लिप हुआ हूँ और वहाँ वेट फ्लोर भी था और ये मैं था, तो वो आपकी ये अपील लेता है कि जनाब ये पर्सन ड्रिंकर था, ड्रिंकिंग इसने इससे ज़्यादा की हुई थी, इस ड्रिंकिंग के नतीजे में ये उस स्टोर में स्लिप हुआ है, इसे चोटें आई हैं, मैं अकेला जिम्मेदार नहीं। कोर्ट ने तो मेरे भाई जाहिर है कि फैक्ट फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें एक कोर्ट के स्टडी लिया गया है 1932 का स्टीफनसन का, और उसके बाद डोनागॉग का, जिसमें मैन्युफैक्चरर ऑफ जिंगर बियर्स, और उसने देखा कि क्या सूरत हाल थी। एक बोतल जिसमें लिखा हुआ था डिकम्पोजिंग स्नेल, ए लेडी कंज्यूम्ड इट एंड फेल सीरियसली। She filed a suit against the defendant, alleging the defendant on the duty कि जिसमें जो बियर थी उसने पी और उसके बाद वो गिर गई और बीमार भी हो गई और उसके बाद मसाइल पेश आए। तो कोर्ट ने इसमें जो था ना जी वो नेग्लिजेंट ठहराया डिफेंडेंट को और मुआवजा दिलाया। नेग्लिजेंस डिफेंसेस, हाउ मैनी अल्कोहल how much alcohol the plaintiff consume prior to shopping? What type of shoes the plaintiff wearing at the time of fall? Was the floor clean and dry at the moment or prior to fall? Was the fall foreseeable? अब इसमें इन हकायक की तरफ कोर्ट ने तवज्जो देनी है। कोर्ट ये सारे मामला देखेगा और उसके बाद जो है इसके की इंक्वायरी करेगा। देयर आर ताकि मैं लेक्चर देने में पूरे कर लेता हूँ। There are three categories of comparative negligence: pure, modified, and slight gross. Pure comparative negligence towards the plaintiff damages based on the percentage of defendant is reasonable for injury. अब इसमें ये भी तो देखा जाएगा कि हो सकता है कि फ्लोर जो था वो क्लीन था और वेट था और उस पर केयर की वो नहीं लगी हुई थी वेट फ्लोर। हो सकता है कि इसने जरूरत से ज्यादा ड्रिंक की हो प्लेंटिफ ने। हो सकता है कि उसे अंदाजा हो है कि यहाँ से मैं गिर सकता हूँ, तो उसने स्लिप ओवर करने की कोशिश की हो, उसने जो है सीढ़ी जो है उसको सही तरीके से ना पकड़ा हो। और इसमें बात को आगे बढ़ाते हैं। प्योर कंपैरेटिव नेग्लिजेंस टुवर्ड द प्लेंटिफ डैमेजेस ऑन द percentage the defendant is responsible for injury. Let's say you order a hot bowl for soap at the restaurant. When the server arrives, he warns you that the contents may be hot and you will be careful while eating the soup. If you dive right in it and take a big spoonful and burns your tongue, the restaurant is not responsible. सूप का वो जार लेकर आए हैं और उस पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि भाई इसमें ज्यादा सूप है, आप ज्यादा कंज्यूम ना करें, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें ज्यादा मसला आएगा। आप इसको फुल टी वो जो स्पून है फिल करके आप मुंह में डाल लेते हैं, उसकी वजह से आपकी जुबान जल जाती है। तो फिर इसके लिए जो स्टोर है या जो रेस्टोरेंट है या जो सर्व करने वाला बंदा सर्वर है वो जिम्मेदार नहीं है। You were warned about the soup temperature prior to consuming it. Now, had the waiter failed to warn you that the soup may be hot, you may just wait for the case. If modified comparative negligence, the plaintiff negligence might be equal to the less to the might be equal or less to the defendant negligence. A good example would be two drivers who ignored a four-way stop and collide. जो एक मोटरवे पे या एक सड़क पे लिखा हुआ था कि एहतियात करें और ब्रेक लगाएं, दोनों ने चौक में ब्रेक नहीं लगाई और एक दूसरे के साथ टकरा गए, तो दोनों ही बराबर जिम्मेदार, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, दोनों बराबर जिम्मेदार हैं इसमें। अच्छा जी, आगे बात को बढ़ाते हैं। डिफेंस नेग्लिजेंस, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। Contributory negligence is a plaintiff own negligence that played a part in causing the plaintiff injury, and that is significant enough to bear the plaintiff from recovering damages. अगर कोर्ट ये देखती है कि इसमें कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है
जिस मुकदमा दायर करने वाले की, प्लेंटिफ की, दावा दायर करने वाले की, तो वो इस पे कोई डैमेजेस नहीं देगी। अगर उसकी कोई कंट्रीब्यूशन, अगर उसकी नेग्लिजेंस ज़्यादा है तो ज़ाहिर लॉस भी उसने सफ़र किया है, इसमें नुकसान भी उसी को बर्दाश्त करना पड़ा। डिफेंस टू नेग्लिजेंस, हर रेलिवेंट केस ऑफ लॉ, इसमें हर लॉ का और शहर का केस ऑफ लॉ है। दी क्लेमेंट गॉट इंजर्ड व्हाइल ट्राइंग टू क्राइम आउट फ्रॉम ए पब्लिक टॉयलेट हैविंग defective law. So it was held that the claimant contributed to her injuries by climbing from the toilet. अब इसमें ये केस ऑफ स्टडी है, इसमें भी हमें बड़ी क्लियर सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। 58 का ये केस है रेलिवेंट। आगे बात को बढ़ाते हैं। वायलेशन नॉट फिट इंजरी है। वायलेंट नॉट फिट इंजरी का मतलब है नो इंजरी, देयर इज नो इंजरी टू वन हु कॉन्सेंट्स। जिस बंदे को कोई नुकसान, जिस बंदे की है क्लेमेंट की या जो प्लेंटिफ है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिसने दावा दायर किया है। अब इसको हम कैसे देखेंगे? Relevant case of law, the claimant claimed while using detonators did not observe statutory safety precautions and got injured. कुछ डेटोनेटर यूज किया गया 1965 के इस केस में और उसको इंजरी हुई, तो इंजरी के नतीजे में फिर उसने क्लेम दायर किया कि जनाब आई हैव बीन इंजर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डेटोनेटर, मुझे सफरेंस आई है तो इसमें मुझे मुआवजा दिया जाए। तो यहाँ पर ये था कि जो सेफ्टी मेजर उसे ऑप्ट करने चाहिए थे, प्रिकॉशंस वो उसने नहीं किए, लिहाजा जब वो प्रिकॉशनरी मेजर ही नहीं करता तो इसमें किसी और तरह की जिम्मेदारी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। आज के टॉपिक में हमने देखा है कि नेग्लिजेंस क्या होती है। एडमन लॉ का ये टॉपिक है। एडमन लॉ के इस टॉपिक में हमने अभी ये चेक किया है कि अगर किसी बंदे को किसी किस्म की कोई नेग्लिजेंस का सामना करना पड़ता है तो नेग्लिजेंस के नतीजे में क्या सूरत हाल सामने आती है। सबसे पहले हमने सालमंड की डेफिनेशन में देखा कि सालमंड ने क्या बयान किया। वो कहता है कि नेग्लिजेंस वो होती है कि जब आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते। तो अगर आप ड्यूटी पूरी करते हैं तो फिर आपको लॉस होता है तो दूसरी पार्टी नेग्लिजेंट है, और अगर आपको लॉस नहीं होता तो दूसरी पार्टी किसी भी तौर पे नेग्लिजेंट नहीं और जिम्मेदार नहीं है। इस सारे मामले को यहाँ तक देखते हैं। आप सब लोगों का, पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया। थैंक यू।